हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 5 खनिज और सेल जो टॉपिक हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर आग्नेय सेल के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि आग्नेय सेल का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाले जो लावा होता है उससे उसका निर्माण होता है। आग्नेय सेल धरातल के ऊपर लावा से निर्मित होती हैं। उसमें जैविक तत्व या वनस्पति के जो अवशेष हैं वो नहीं पाए जाते हैं। यह सेल कठोर होती हैं और आग्नेय सेल के निर्माण क्षेत्र में अधिकतर काली मिट्टी का निर्माण भी होता है। आग्नेय सेल एक ज्वालामुखी से निर्मित होने के कारण इसे लैटिन भाषा के इंग्लिश शब्द से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग या अग्नि। क्या होता है बच्चों? अग्नि। तो ये हमने पढ़ा था आग्नेय सेल के बाद। फिर हमने लिया था बच्चों अवसादी सेल। अवसादी सेलों का निर्माण नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा तथा अन्य क्रियाओं के द्वारा लाए हुए जो अवसाद हैं उनके निर्माण के कारण इन सेलों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो बच्चों, अवसादी सेल हैं वो धरातल के कुल भूभाग के 75% भाग पर पाई जाती है, जबकि 25% भाग पर आग्नेय सेल और रूपांतरित सेल देखने को मिलती है। अवसादी सेलों के अंदर बच्चों परतें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? परतें। और उन परतों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। और इसके अलावा अवसादी सेल के अंदर जोड़े पाए जाते हैं और जोड़े पाए जाने का कारण ही अवसादों का जमाव ही माना गया। आज हम बच्चों उसी अवसादी सेल का अगला जो टॉपिक है अवसादी सेलों का वर्गीकरण। क्या है बच्चों? अवसादी सेलों का वर्गीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। अवसादी सेलों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार और निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर। दो प्रकार से बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार। दूसरा है निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर। इस तरह अवसादी सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहले हम लेते हैं निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार। पहला अपन शब्द है अवसाद। क्या है अवसाद? क्या है? तो यदि आपसे पूछे अवसाद के बारे में तो याद रखना, नदियों, वायु और हिम नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, वनस्पति तथा जीवों के अवशेष को क्या कहा जाता है बच्चों? वनस्पति कहा जाता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, नदियां, वायु, हिम नदियां के द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, वनस्पति तथा जीवों के अवशेष को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अवसाद। तो अवसाद की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। नदियों, वायु, हिम नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, वनस्पति और जीवों के अवशेष को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। तो आपको अवसाद की परिभाषा मालूम हो गई होगी। अब ये यांत्रिक क्रिया है। अब यांत्रिक क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? इसका स्थानांतरण होता है। उसे हम यांत्रिक क्रिया में लेते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी निर्माण की प्रक्रिया अपक्षय और अपर्दन क्रिया से प्राप्त चूर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर परतों के रूप में जमा होते हैं। यांत्रिक क्रिया में क्या होता है कि निर्माण की प्रक्रिया में जो अवसाद होता है वो दो रूपों में देखते हैं, एक अपक्षय और दूसरा अपर्दन क्रिया में। एक अपक्षय और एक अपर्दन क्रिया में देखते हैं, जिसमें उन पत्थरों के जो चूर्ण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है और फिर
परतों के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। उसी को हम यांत्रिक क्रिया द्वारा अवसादी सेल का निर्माण कहते हैं। अब एक शब्द है अपक्षय। क्या है अपक्षय? क्या है अपक्षय? तो याद रखना, भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरने की प्रक्रिया, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अपक्षय। वापस सुन लेना बच्चों, भौतिक तथा मानवीय क्रियाओं के कारण चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अपक्षय कहलाती है। जैसे भूस्खलन की प्रक्रिया होती है वैसे ही अपक्षय की भी प्रक्रिया होती है। दूसरा है अपर्दन। क्या है अपर्दन? नदियों तथा हवा, ये कौन से कारक हो गए, भौतिक, और हिम नदी, ये कौन से कारक हुए बच्चों, भौतिक, तथा मानवीय कारकों के द्वारा मिट्टी या चट्टानों का कटाव क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। भौतिक कारक कौन कौन से आते हैं, नदियां आती हैं, हवा आती है और हिम नदियां आती हैं, ये हो गई भौतिक कारक। मानवीय कारक जो मनुष्य अपने भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के अवशेषों का प्रयोग करते हैं, होते हैं मानवीय कारक। तो भौतिक तथा मानवीय कारकों के द्वारा मिट्टी का कटाव ही क्या कहलाता है, अपर्दन। क्या कहलाता है, अपर्दन। अब आगे देखते हैं इसके उदाहरण। देखो, यांत्रिक क्रिया के द्वारा निर्मित जो अवसाद सेल का जो पहला उदाहरण है वो है बलुआ पत्थर। क्या है, बलुआ पत्थर, जो भवन निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट। तीसरा चिक्का मिट्टी, और चौथा लोयस। क्या है, लोयस। याद रखना, चीन में रेत के मैदान होते हैं ना, या मिट्टी के मैदान होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, लोयस। क्या कहा जाता है, लोयस। चीन के अंदर या अंदर जो रेत के मैदान होते हैं या मिट्टी के जो मैदान होते हैं उसको क्या कहा जाता है बच्चों, लोयस कहा जाता है। अब है जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी सेल। जैविक तत्व जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे के जो अवशेष है वो वनस्पति में आ गए, और जीव जंतु के वनस्पति के साथ साथ जीव जंतु के जो अवशेष है वो प्राणी में आ गए। तो प्राणी और वनस्पति के जो अवशेषों से जब अवसादी सेलों का निर्माण होता है उसको हम किस में लेते हैं, जैविक तत्वों में। किस में लेते हैं बच्चों, जैविक तत्वों। और जैविक तत्वों के अंदर दो प्रकार की सेलों का निर्माण होता है, एक चूना प्रधान सेल और एक कार्बन प्रधान सेल। एक होती चूना प्रधान सेल और एक होती कार्बन प्रधान सेल। अब चूना प्रधान सेल क्या होती है वो देखिए। चूना प्रधान जीव जंतु के अवशेष तथा जल में घुले हुए चूने के प्रभाव से सेल बनती है। याद रखना, चूना प्रधान जो सेल होती है वो जीव जंतु के अवशेष और जल में घुले हुए चूने के प्रभाव, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। वापस सुन लेना बच्चों, चूना प्रधान जो सेल है वो जीव जंतु के अवशेष और चूना के मिल जाने से इस सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। और चूने को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। और चूना प्रधान सेल का उदाहरण कौन सा है, डोलोमाइट। क्या है,
डोलोमाइट। यदि पूछ ले चुना प्रधान अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा होगा, डोलोमाइट। कौन सा होगा, डोलोमाइट। फिर है कार्बन प्रधान सेल, ऐसे सेल जिनके अंदर वनस्पति या जीव जंतु के अवशेष होते हैं वो कार्बन प्रधान होते हैं, क्योंकि वनस्पति और जीव हैं उनके अंदर कार्बन पाया जाता है। उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में वनस्पति के अवसादों की परतों में जमना, और उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में वनस्पति जब इन अवसादी सेलों के अंदर, इन परतों के अंदर जम जाती हैं तो उसे कार्बन प्रधान सेल कहते हैं। वापस सुन लेना, जब वनस्पति के जीव के जो अवशेष हैं वो अवसादी सेलों के परतों के अंदर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, और आगे जाकर कोयला का रूप, पेट्रोल का रूप धारण कर लेते हैं, उसे कार्बन प्रधान सेल कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्या है, कोयला। क्या है, कोयला जो अवसादी सेल का क्या है, उदाहरण है। कौन सी अवसादी सेल, कार्बन प्रधान सेल। तो जैविक तत्वों से निर्मित सेल कितने प्रकार की हुई, दो, चूना प्रधान और कार्बन प्रधान। और कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चीन है। कौन है बच्चों, चीन के अंदर सबसे ज्यादा कोयला होता है। फिर है अगला रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित सेल। रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी सेल, जैसे खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी जिसे हम पांडु के नाम से भी जानते हैं, और नमक, ये सब क्या है, चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व हैं वो जल के साथ घुल जाते हैं और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होकर मैदानों में जाकर क्या हो जाता है, जम जाता है, और उससे इस प्रकार के सेलों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद रखना, रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित सेल उस सेल को कहते हैं जब नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र में होती है तो उन सेलों के अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व हैं वो अपने साथ घोल कर लेकर चली जाती है और फिर मैदानों में जाकर इन रासायनिक तत्वों को जमा देती है या निक्षेपित कर देती है। उससे निर्मित जो सेल होगी उसी को हम रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित सेल कहते हैं। उदाहरण के रूप में बच्चों कौन सा है, खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी और नमक, यह है रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित सेलों के उदाहरण। NaCl सोडियम क्लोराइड है जो नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला है अवसादी सेलों का वर्गीकरण का रूप में निर्माण में प्रयुक्त साधनों के आधार पर। अब इन सेलों के निर्माण में कौन कौन से साधन उत्तरदायी हैं उनके आधार पर हम अवसादी सेलों का वर्गीकरण देखते हैं। जैसे बच्चों पहले जल द्वारा निर्मित सेल, मतलब जल अपने साथ अवसाद ले जाती है, मैदानों में जमा कर देती है, उससे निर्मित सेल होती है वो जल निर्मित सेल कहलाती है। इनका निर्माण जलीय भागों के अवसादों के निक्षेपण से होता है और जल निर्मित सेलों का जो निर्माण है बच्चों वो जलीय क्षेत्र से द्वारा या जल की नदियों द्वारा या विभिन्न प्रकार के नहरों के द्वारा जब अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और मैदानों में क्या कर देती हैं, जमा कर देती है, और मैदानों में जमा कर देने से जो निर्मित सेल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सीधा ही हम सीधे कहते हैं जल निर्मित सेल। क्या कहते हैं, जल निर्मित सेल, याद रखना। ठीक है, फिर अगला जो जल निर्मित सेल में अगला बिंदु लेते हैं अपन निक्षेपण। क्या लेते हैं बच्चों, निक्षेपण। अब निक्षेपण क्या होता है ये बात भी ध्यान रखना जरूरी होता है। नदियों तथा वायु के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव, नदियों तथा वायु के द्वारा लाए गए औषधों का जमाव क्या कहलाता है बच्चों, निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण। जब नदियां या वायु अपने साथ अवसाद लाती हैं और मैदानों में क्या कर देती है बच्चों, जमा कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। अब है सागरीय सेल, झीलकृत सेल और नदीकृत सेल, ये सब जल निर्मित सेलों के क्या है, उदाहरण है। क्या है,
उदाहरण। कौन से? सागरीय सेल, जलकृत सेल और नदीकृत सेल, ये इसके क्या उदाहरण है। फिर अपन देखते हैं वायु निर्मित सेल। वायु के द्वारा कणों के परिवहन व निक्षेपण से निर्मित सेल को क्या कहते हैं? वायु निर्मित सेल। वापस सुन लेना, वायु के द्वारा निर्मित, वायु द्वारा कणों के परिवहन एवं विक्षेपण से होती है। देखो, वायु अपने साथ कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर करती है, वो कहलाता है परिवहन। क्या कहलाता है? परिवहन। वायु के द्वारा जो अवसादों के रूप में जो रेत के कण होते हैं या वनस्पति के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है या स्थानांतर करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। जैसे लोयस, और लोयस बनते हैं चीन के अंदर। फिर है हिमानी निर्मित सेल। हिमानी का मतलब होता है हिम की नदियां। क्या होता है? हिम की नदियां। ये हिमानी जल स्रोतों के द्वारा निक्षेपित होती है, और हिमानी जल स्रोत है उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। जैसे कंकड़ है, गोलाशय है और हिमोड है, ये सब हिमानी निर्मित सेलों के क्या है? उदाहरण है। इसके अलावा एक और भी है एस्कर, ये भी हिमानी द्वारा निर्मित ही होते हैं, याद रखना एस्कर। ठीक है। अब हिमोड का यदि परिभाषा पूछे कि हिमोड क्या है, ठीक है, तो हिम प्लस ओड, ऐसे भी हम याद रखते हैं। तो हिम नदियों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को क्या कहा जाता है? हिमोड। हिम नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है। अब हम बच्चों लेते हैं कयांत्रित सेल या रूपांतरित सेल। अब इसमें हम कयांत्रित और रूपांतरित सेल के जो प्रमुख जो विशेषता हैं उसके बारे में जानते हैं। कयांत्रित जो सेल हैं वो तीसरी महत्वपूर्ण सेल है। पहले हमने पढ़ी थी आग्नेय सेल, दूसरी पढ़ी हमने अवसादी सेल, और अंतिम जो सेल है वो है कयांत्रित सेल। कयांत्रित सेल का दूसरा नाम है रूपांतरित सेल। क्या नाम है? रूपांतरित सेल। ध्यान, रूपांतर शब्द मेटामॉर्फोज से लिया गया, जिनका तात्पर्य रूप परिवर्तन होता है, और रूपांतर शब्द है वो किससे लिया गया है? मेटामॉर्फोज से लिया गया, जिसका तात्पर्य क्या बनता है बच्चों? रूप परिवर्तन। मतलब ये चट्टान अपने जो वास्तविक रूप है या मौलिक रूप है, उससे रूप परिवर्तन करके अन्य सेल के रूप में परिवर्तन हो जाती है। जैसे मौलिक सेल के रूप में यदि आग्नेय सेल है और ताप दाब के कारण वो अपना रूप परिवर्तन करके किस में परिवर्तन हो जाती है? कयांत्रित सेल में। जब अवसादी व आग्नेय सेल ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, और जब दो सेल कौन सी है? एक अवसादी सेल, दूसरी है आग्नेय सेल। ये दोनों सेल जब कौन सी क्रियाओं के द्वारा? ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं। वापस सुने ना, ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी और आग्नेय सेल क्या कर लेती है? रूप परिवर्तन कर लेती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कयांत्रित सेल। क्या कहते हैं? कयांत्रित सेल। ये सेल मौलिक सेलों की अपेक्षा अधिक संगठित और कठोर होती है। ये सेल मौलिक सेल कौन सी है? आग्नेय। मौलिक सेल कौन सी है? आग्नेय। तो ये सेल मौलिक सेलों की अपेक्षा अधिक क्या होती है? संगठित होती है, और क्या होती है? कठोर भी होती है। अगला बिंदु, इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है, और इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। कौन से पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। मैंने आपकी इसकी परिभाषा पहले भी लिखी थी, फिर से लिख देता हूं आपके। धात्विक खनिज। धात्विक खनिज की यदि परिभाषा पूछे तो लिखना है ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश
ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, धातु के अंश पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। तो ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कारण ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती, और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कायांश सेल बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इससे धात्विक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, जो उद्योगों के लिए क्या होता है, वो कच्चा माल होता है। ये सेल अरंध्रपूर्ण होती है और इसके अंदर कोई प्रकार के रंध्र नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, रंध्र नहीं होते। रंध्र का मतलब होता है कि इनके अंदर जो रवे के बीच में जो दरारें होती है वो नहीं पाई जाती है। रूपांतर का कारण उष्मा और दबाव है। इस सेल का रूपांतर का कारण मुख्य कौन है, उष्मा और दबाव है, याद रखना। तो याद रखना, कायांश सेल का रूपांतर होने का मुख्य कारण क्या है, उष्मा और दबाव। अब रूपांतर के प्रकार, कायांश सेल के रूपांतर का प्रकार में पहला रूपांतर का प्रकार है तापीय रूपांतर। क्या नाम है, तापीय रूपांतर। मतलब तापमान के कारण जब मौलिक सेल अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं उसी को तापीय रूपांतर कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मेग्मा के संपर्क से चट्टानें रूप परिवर्तन करती हैं उसी को रूपांतरित सेल कहते हैं। ताप, ज्वालामुखी से निकलने वाला मेग्मा कैसा होता है, गर्म होता है। तो ताप के संपर्क में आने से जब सेलें अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरित सेल। अब ज्वालामुखी क्रिया क्या है, अब लेते हैं हम ज्वालामुखी की परिभाषा। ज्वालामुखी, तो जब धरातल के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाता है जिससे चट्टानें पिघलकर मेग्मा के रूप में धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, ज्वालामुखी। वापस सुन लेना, जब धरातल के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाता है जिससे चट्टानें पिघलकर मेग्मा के रूप में धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब अगला है क्षेत्रीय रूपांतरण। क्या है, क्षेत्रीय रूप। संपीड़न व ताप के प्रभाव के कारण विस्तृत क्षेत्र में चट्टानें रूप परिवर्तन हो जाती है। देखो, संपीड़न और ताप, संपीड़न और ताप के प्रभाव के कारण क्या होता है, चट्टानें अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, उसी को हम क्षेत्रीय रूपांतर कहा जाता है। फिर है जलीय रूपांतर। जल के साथ रासायनिक क्रियाओं से मिलने से, जब जल के साथ चट्टाने के अंदर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया के दौरान उसका क्या होता है, रूप परिवर्तन हो जाता है, उसी को जलीय रूपांतर कहा जाता है। तो याद रखना, जल के साथ रासायनिक क्रिया करने के कारण ही जलीय रूपांतर होता है। अब तापीय जलीय रूपांतर कौन सा है, तापीय जलीय रूपांतर। जब सेलों के ऊपर गर्म जल होता है तब दबाव और जल वाष्प से सेलों का रूप परिवर्तन हो जाता है, और जब सेलों के ऊपर कौन सा जल आ जाए, गर्म जल आ जाए, और गर्म जल के कारण उन सेलों के ऊपर क्या होता है, दबाव और जल वाष्प के कारण क्या कर लेता है, रूप परिवर्तन कर लेता है, उसी को हम तापीय जलीय रूपांतर कहते हैं। जैसे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, धरातल के ऊपर औसतन जो जल वाष्प है वो 2% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 2% पाई
जाती है। अब हम बच्चों लेते हैं जलीय चक्र, सॉरी सेल चक्र। क्या लेते हैं? सेल चक्र। सेल चक्र क्या है उसको थोड़ा सा समझ लो आप। क्या है? देखो, मुख्य सेल कौन सी है? आग्नेय सेल। कौन सी है? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल का भौतिक व मानवीय क्रियाओं के कारण उसका क्या होता है? अपक्षय और अपरदन। अपक्षय और अपरदन से कौन सेल बनती है? औषधि। कौन सेल है? औषधि। और इन दोनों सेलों पर, इन दोनों सेलों से कौन सी प्रवृत्ति होती है? दाब, ताप और रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया, इन तीन क्रिया के कारण एक नई सेल का निर्माण होता है, उसका नाम है रूपांतरित सेल। क्या नाम है? रूपांतरित सेल। और इन रूपांतरित सेल में जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उस सेल का वापस रूप कैसा आ जाता है? आग्नेय सेल। तो जिस सेल का रूप हुआ उसी सेल के रूप में वापस बनना क्या कहलाता है? सेल चक्र। देखो, आग्नेय सेल का जब भौतिक व मान, भौतिक का मतलब होता है उसमें ताप दाब और सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये सारे कार्य के कारण उस सेल का क्या होता है? पहले अपक्षय होता है, और अपक्षय के बाद इसका क्या होता है? अपरदन। इनके द्वारा नदी, हवा, हिम नदी, इनके द्वारा इनका औषधों को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। और उससे जो सेल बनती है वो क्या कहलाती है? औषधि सेल। जब आग्नेय सेल और औषधि सेल पर दाब, ताप और रासायनिक क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो रूप परिवर्तन होकर क्या कहलाती है? रूपांतरित सेल। और जब रूपांतरित सेल में ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उन्हीं से वापस एक सेल का निर्माण होता है, उसका नाम क्या है? आग्नेय सेल। इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल चक्र। क्या कहते हैं? सेल चक्र। तो इस तरह बच्चों आपने लेसन नंबर 5 खनिज और सेल के अंदर आपने खनिजों की विशेषता, खनिजों की महत्वपूर्ण उनकी भौतिक विशेषता, और सेल जो है मुख्य रूप से औषधि सेल, आग्नेय सेल और कांति सेलों का विस्तार के साथ इस टॉपिक के अंदर आपने अध्ययन किया। अब हम लेसन नंबर 6 अगले वीडियो के अंदर लेंगे। थैंक यू।